चुनाव वैध इसलिए नहीं है, जायज़ इसलिए नहीं है कि इसमें खुलेआम जो कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसमें धर्म के आधार पर वोट लेने को गैर कानूनी ठहराया गया है, एक अपराध ठहराया गया है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों सब ने उस कानून की धज्जी उड़ाई है। तो ये पूरा चुनाव रद्द होना चाहिए। रद्द हो सकता है? रद्द होना चाहिए, क्योंकि जिस आधार पर बाला साहब को प्रतिबंधित किया गया, अगर वह आधार सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया था, अगर इन दो चुनावों पर लागू किया जाएगा, असम पर और बंगाल पर, तो ये दोनों चुनाव रद्द होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जो कही है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और इल्लीगल है। आप ये नहीं कह सकते कि इस बार आप वोट नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। ये पूरी तरह से गैर कानूनी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और इस बात को भी चैलेंज किया जाना चाहिए। अभी भी केंद्रीय बल वहाँ मौजूद हैं। होम मिनिस्टर ने कहा था कि चुनाव हो जाने के बाद भी हफ्तों तक वे रहेंगे, तो वो क्या करने वहाँ हैं, क्यों हैं? जब चुनाव के दिन वे मतदाताओं को पीट रहे थे, लुंगी पहनकर अगर कोई मतदान देने आया तो उसको पीट कर भगा रहे थे, तो आज उनके आंख के आगे हिंसा हो रही है और वो सब खामोश क्यों हैं? शुभेंदु अधिकारी ने कहा हिंदू बूथ, मुसलमान बूथ, हिंदू ईवीएम, मुसलमान ईवीएम, इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? और सुप्रीम कोर्ट को और क्या चाहिए सबूत? मैं ये कह रहा हूँ। और क्यों हमें इन चुनावों को जायज़ चुनाव मानना चाहिए? ये चुनाव दरअसल भारत के विभाजन, पूरी तरह से विभाजन के चुनाव है, बंगाल और असम का चुनाव, जिसमें असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मुसलमानों को खासकर टॉर्चर करेंगे। ये हम जानते हैं कि 34 लाख तो निश्चित रूप से मतदाताओं के मताधिकार छीन कर करवाया गया चुनाव है। तो इस तरह ही वह नाजायज़ हो जाता है, क्योंकि उसने जो वैध मतदाता थे उनको मत नहीं देने दिया। तो वो मतदाता अगर मत देते तो इस चुनाव का नतीजा क्या होता, ये हम नहीं जानते हैं, और इसीलिए ये चुनाव वैध नहीं है। दूसरा, ये चुनाव वैध इसलिए नहीं है, जायज़ इसलिए नहीं है कि इसमें खुलेआम जो कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसमें धर्म के आधार पर वोट लेने को गैर कानूनी ठहराया गया है, एक अपराध ठहराया गया है, इसमें उसकी धज्जी उड़ा दी गई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों सब ने उस कानून की धज्जी उड़ाई है। और अगर आप याद करें तो बाला साहब ठाकरे के चुनाव को रद्द किया गया था और उनको सज़ा दी गई थी। उनको 6 साल के लिए उनको प्रतिबंधित किया गया था 6 साल के लिए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने धर्म के आधार पर। अगर ये हो तो ये पूरा चुनाव रद्द होना चाहिए। रद्द हो सकता है? रद्द होना चाहिए, क्योंकि जिस आधार पर बाला साहब को प्रतिबंधित किया गया, अगर वह आधार सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया था, अगर इन दो चुनावों पर लागू किया जाएगा, असम पर और बंगाल पर, तो ये दोनों चुनाव रद्द होने चाहिए। तो क्या ऐसा लगता है वो सुप्रीम कोर्ट जो ये कहता है कि 29 लाख वोटर्स जो है वो बाद में तय कर लेंगे, अभी सरकार बनने दीजिए, वो इस तरह का कोई फैसला लेगी? बिल्कुल नहीं। ये पुराने चुनाव आयुक्तों ने कहा, ये बात बहुत सारे कानूनदा लोगों ने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जो कही है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और इल्लीगल है। आप ये नहीं कह सकते कि इस बार आप वोट नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। ये पूरी तरह से गैर कानूनी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और इस बात को भी चैलेंज किया जाना चाहिए। 3 दिन से जिस तरह का आतंक सड़कों पर नजर आ रहा है, पूरा एक माहौल जो है डर का माहौल है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जितनी भी एजेंसियां हैं वो खामोश हैं, पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है, होम मिनिस्टर खामोश हैं, बल्कि बरगलाया जा रहा है लोकल लीडरशिप के जरिए। देखिए, जिस वक्त प्रधानमंत्री ने यह कहा कि बदला नहीं बदलाव, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहना शुरू किया कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, वह एक तरह से एक डॉग विसिल था कि हम हिंसा करेंगे, और यह संकेत था कि हिंसा की जानी है, और हिंसा उसी समय से शुरू हो गई।
अभी भी केंद्रीय बल वहाँ मौजूद हैं। होम मिनिस्टर ने कहा था कि चुनाव हो जाने के बाद भी हफ्तों तक वे रहेंगे, तो वो क्या करने वहाँ हैं, क्यों हैं? जब चुनाव के दिन वे मतदाताओं को पीट रहे थे, लुंगी पहनकर अगर कोई मतदान देने आया तो उसको पीटकर भगा रहे थे, तो आज उनके आंख के आगे हिंसा हो रही है और वो सब खामोश क्यों हैं? और ये हिंसा चुनाव के दौरान भड़काई गई भाषणों के जरिए, जो अब सड़क पर दिखलाई पड़ रही है। लेकिन सर, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का ही अगर पुराना डिसीजन देखा जाए बाला साहब ठाकरे के बारे में, उसको आधार मानते हुए बंगाल चुनाव पर एक्शन हो सकता है? मैं कह रहा हूँ होना चाहिए और हमें ये सवाल उठाना चाहिए। ये पूरा, मैंने कहा ये दोनों चुनाव अवैध हैं इस लिहाज से। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे कर सके? उसको करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कानून को लेकर अभी भी गंभीर है और अपने आप को लेकर अभी गंभीर है। सुबेंद्र अधिकारी का ये बयान कि सबका साथ सबका विकास अब खत्म होना चाहिए, उन्हीं का विकास होना चाहिए जो हमारे साथ। हाँ, तो अब इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? शुभेंदु अधिकारी ने कहा हिंदू बूथ, मुसलमान बूथ, हिंदू ईवीएम, मुसलमान ईवीएम, इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है? और सुप्रीम कोर्ट को और क्या चाहिए सबूत? मैं ये कह रहा हूँ। और क्यों हमें इन चुनावों को जायज़ चुनाव मानना चाहिए? ये चुनाव दरअसल भारत के विभाजन, पूरी तरह से विभाजन के चुनाव है, बंगाल और असम का चुनाव, जिसमें असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मुसलमानों को खासकर टॉर्चर करेंगे। बंगाल के चुनाव अभियान में उन्होंने कहा कि डिटेंशन कैंप हम जो बनाते हैं उनमें हिंदुओं को हम परेशान नहीं करते हैं, हम मुसलमानों को टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे। तो ये बहुत स्पष्ट था। क्या सर, लेकिन आकाश बनर्जी ने जो सबूत दिए हैं, संविधान को नहीं मानेंगे, उन्हें अयोग घोषित किया जा सकता है? मैं तो कह रहा हूँ अगर हम कानून की बात मानेंगे तो उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन आकाश बनर्जी ने जिस तरह से सवाल उठाए ईवीएम को लेके कि जो सीरियल अभिषेक बनर्जी की हाँ सॉरी अभिषेक बनर्जी, जो ईवीएम के सीरियल नंबर हैं वो मैच नहीं खा रहे हैं, तो इस पर क्या है कि ये गंभीर ये सारी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दलों को भी एक बार सोचना चाहिए कि जब 91 लाख मतदाताओं को बाहर किया गया, उन्होंने खुद कहा 34 लाख मतदाता अदालत के सामने गए, यानी आपके मतदाताओं को मतदान नहीं देने दिया जा रहा है, तो फिर आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आप मतदाताओं के अधिकार के साथ खड़े होइए। आप कहिए कि इनका अधिकार छीना जा रहा है, हम इनके साथ खड़े हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब तक आप ये बात नहीं करेंगे, आप चुनाव लड़के चुनाव को वैधता प्रदान करेंगे, उसके बाद इस तरह की शिकायतों का बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। मैं ये कह, वो शिकायतें गलत नहीं हो सकती हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। कोई ऑप्शन है? चुनाव नहीं लड़ना एक ऑप्शन है। अगर पूरी प्रक्रिया दूषित है, अगर आपने इलेक्टोरल रोल को ही पॉल्यूट कर दिया, तो फिर चुनाव कैसे यह बात जस्टिस बागची ने ही कही ना कि अगर जीत का अंतर और जितने लोगों को निकाला गया है उनका अनुपात वगैरह वगैरह, ये किस तरह का तर्क है? अब जो विश्लेषण आ रहे हैं उनमें बतलाया जा रहा है कि जो जस्टिस बागची ने कहा था वो बात सच है, तो उन्होंने वोट क्यों नहीं देने दिया? हमेशा संदेह का लाभ मिलता है जिस पर आरोप लगाया जाता है उसको। ठीक, आपने मुझे संदिग्ध बनाया, मैं कह रहा हूं मेरे पास सारे कागज़ हैं, आप कह रहे हैं उन कागज़ों को देखने का मेरे पास वक्त नहीं है। बात यही है ना, जितने ट्रिब्यूनल हैं ये कहा जा रहा है कि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं होने के चलते मुझको आपने सज़ा दे दी। तो यह आपकी कमी है ना, मेरी कमी नहीं है, मैं तो कागज़ लेके खड़ा हूं। तो फिर ये चुनाव वैध चुनाव कैसे हैं? लेकिन जब भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डेट मिलती रहती है और सालों बीत जाते हैं और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंसी में बहुत सारे मामले सुने हैं और इससे ज़्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है? सर, जिस तरीके से 51 सीटों की बात कही जा रही है, 51 सीटों पे जो मार्जिन है वो कटे हुए वोटों से कम है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम उसको देखेंगे, तो अब इसमें क्या देखेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अपना ही मजाक उड़ाया है, कानून का तो उड़ाया ही है और डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया है, लेकिन
अब हमें कुछ प्रोएक्टिव होकर बात करने की ज़रूरत है कि ये दोनों ही चुनाव अवैध चुनाव हैं, असम के भी और यहाँ का भी चुनाव। सर एक सवाल इंडिया अलायंस से नहीं होना चाहिए कि वो अलग अलग चुनाव क्यों लड़ते हैं? ये एक अलग मसला है, मैं नहीं जानता हूँ कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। अगर अगर भारत के राजनीतिक दलों को अभी भी भारत के जनतंत्र पर जो खतरा है उसकी गंभीरता का एहसास नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि वह वक्त कब आएगा।